दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव। दिल्ली सहारा के यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय राजनीति पे कौन से मुद्दे कब जिंदा हो जाएं और कब नजर आने लगें और एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए, कुछ नहीं कहा सकता। दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार की राजनीति काफी ज्वलंत मुद्दों को लेकर गरमाई हुई है, लेकिन इसमें फिर सियासत का एक मुद्दा उठ गया। यानी कहें कि ये ऐसा जिन्न है जो कभी भी बाहर आ जाता है और भारतीय राजनीति को फिर एक बार चकाचौंध कर देता है। मुद्दा है मार्गदर्शक मंडल। और आप कहेंगे कैसा मंडल, इस मंडल से हमारा क्या मतलब? नहीं दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त मतलब है हिंदुस्तान की राजनीति। लोकसभा चुनाव से पहले या ये कहें कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये मुद्दा काफी अहम हो गया। मार्गदर्शक मंडल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने मिलकर एक तय किया था कि पार्टी के अंदर एक मार्गदर्शक मंडल बनाया जाए और 75 साल की उम्र तक जो लोग हैं उसके बाद वो जो एक्टिव पॉलिटिक्स है उससे अलग हों और पार्टी को मार्गदर्शन देते रहें और नए लोगों को मौका दें। ये 2014 के पहले की बात है। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि जो नियम कानून हम बनाने जा रहे हैं कल वो हमारे लिए दिल की बन जाए। आज संघ ये चाहता है कि उस नियम को जो बनाया गया था सबने मिलके उस एक्टिव पॉलिटिक्स से वो लोग विदाई करें जो 75 साल के होने वाले हैं या हो चुके हैं। 17 सितंबर 2025 देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 75 साल के हो गए। उसी के कुछ गैप में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कतार में हैं। अगर तलवार चली तो दोनों पे चलेगी और नहीं चलेगी तो अब संघ इस पर इतना गंभीर है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। तो सवाल इस बात का है दोस्तों, क्या 17 सितंबर 2025 को नरेंद्र भाई मोदी मार्गदर्शक मंडल की ओर प्रस्थान करेंगे? ये सवाल बहुत अहम है, बहुत गरमाया हुआ है। क्या होगा, इस पर विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने पेश करेंगे एक विश्लेषण के रूप में। इसके पहले आपसे एक निवेदन जो हमेशा हम करते आए हैं कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, ये आपका चैनल आपकी मदद से, आपके विश्वास से चलता है। आपसे निवेदन है कि जो बेल बटन को दबा करके आर्थिक कोई सहायता अगर दिल्ली सहारा की करना चाहें तो छोटी छोटी सहायता हमारे लिए एक बड़ी सहायता के रूप में अर्जित होगी। आपसे निवेदन है कि जरूर हमारी मदद करें, क्योंकि स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखना इतना आसान नहीं है। आप सबकी मदद, आपके प्यार और आशीर्वाद से ही ये पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि ये मार्गदर्शक मंडल कहाँ से पैदा हुआ? दोस्तों, पैदा तो हमेशा हो रहा था, कभी महाराष्ट्र का चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, कभी हरियाणा का चुनाव, कभी झारखंड का चुनाव। ये चुनाव की बीच में दो अहम मुद्दे जो भाजपा और भाजपा के संगठन से जुड़े हुए हैं वो कहीं खो जाते हैं। एक मुद्दा और ही बहुत जल्दी पैदा होने वाला है, दोबारा फिर वो जिन्न बाहर निकलने वाला है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। हमने कई वीडियो इस पर दिए हैं और दिल्ली सहारा की कई चीजें बहुत ही बिल्कुल सही और सटीक साबित हुई। दोस्तों, सवाल इस बात का है कि जब भी ये मुद्दा उठता है तो अमित भाई शाह का एक स्टेटमेंट आ जाता है कि नरेंद्र भाई मोदी सिर्फ 24 में नहीं 29 और 34 में भी देश का नेतृत्व करेंगे, यानी कि ये नियम कानून मोदी जी पे लागू नहीं होता है। क्योंकि उसमें कहा गया है कि ये नियम जरूर बनाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया था कि ये ऐसा होना ही है। सवाल इस बात का है दोस्तों, एक राजेश खन्ना का गाना था, हमसे का भूल गई जो ये सजा हमका दी। अगर ये नियम कानून इतने कड़ाई से लागू नहीं होने थे तो अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी सरकार में आज की भाजपा अगर जिंदा है तो उसका एक बहुत बड़ा हाथ
देश के उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अटल जी ने कहा था, ये इशारा किया था कि नरेंद्र भाई मोदी जो वहां पे जिस तरह से गुजरात के अंदर लोगों की मौतें हुई थी, ट्रेन दुर्घटनाओं, तमाम तरह की घटनाओं के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि नरेंद्र भाई मोदी को एक इशारा किया था कि मुख्यमंत्री पर हटा दीजिए। उस समय आडवाणी जी अकेला व्यक्ति था जिसने कि मोदी जी का साथ दिया था। और 2014 में जब ये नियम बनाया गया, उसका पहला शिकार अगर कायदे से देखा जाए तो लालकृष्ण आडवाणी थे। जिन्होंने उंगली पकड़ाई थी, उनका पहुंचा पकड़ लिया। आडवाणी ने देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, जबकि आज की भाजपा का सही मायने में अगर कोई ऋणी है तो आप सब पूरी भाजपा को लालकृष्ण आडवाणी का ऋणी होना चाहिए। मुरलीधर जोशी, शांता कुमार, कल्याण सिंह, कलराज मिश्रा, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, ये सारे वो बहुत ऐसे दर्जनों लोग हैं जो 75 साल के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स से, येदियुरप्पा जबकि मुख्यमंत्री हो गए थे लेकिन प्रेशर करते करते उनको बाद में हटना पड़ा, ये सारे लोग उस मार्गदर्शक मंडल के नियम कानून के तहत एक्टिव पॉलिटिक्स से हटे। तब किसी ने ये नहीं कहा कि ये नियम कानून इतना जरूरी नहीं है, तब जरूरी था, लेकिन अब जरूरी नहीं। लेकिन इस मुद्दे पे संघ बहुत गंभीर है। संघ का जो गंभीर चिंतन है बहुत खतरनाक है। संघ के लिए मोदी, अमित शाह या गुजरात कोई मायने नहीं रखती। संघ के लिए मायने ये रखता है कि जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। उनको भाजपा को अगर जिंदा रखना है तो उसके लिए नेतृत्व मजबूत और दूरगामी परिणाम वाला होना चाहिए। मोदी जी 29 पे प्रधानमंत्री होंगे, 34 में ये संघ के लिए मायने नहीं रखता। संघ के लिए मायने ये रखता है कि नियम कानून के तहत जो वसूल बनाए गए थे, उसके तहत भविष्य के नेता को भी आपको आगे बढ़ाना होगा। अगर 29 और 34 में मोदी जी को बैठाए रहेंगे तो दूसरा नेतृत्व पैदा कहां से होगा? भाजपा की सोच और संघ की सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये कहिए कि जब अपनी पॉलिसी को आगे बढ़ाना होता है तो शायद नियम कानून को धक्का बता दिया, लेकिन संघ की जो असली लड़ाई है गुजरात लॉबी से, वो इसी बात की है। क्योंकि गुजरात लॉबी चाहती है कि हर चीज मोदी जी या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से जुड़कर उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया जाए। तुम ही प्रधानमंत्री, तुम ही अध्यक्ष, तुम ही सब कुछ, तुम ही डिसाइड कर लो। संघ खैरात नहीं है। संघ के कारण ही आज महाराष्ट्र में आप सरकार चला रहे हो, वरना संघ मेहनत नहीं करता तो महाराष्ट्र में कोई आपकी सरकार और हरियाणा में सरकार नहीं बनने देती। संघ ने तुरुप का पत्ता चला है, जमीन से आसमान तक की एड़ी चोटी की मेहनत की है, तब महाराष्ट्र में सरकार बन पाई। हरियाणा में सरकार तभी बन पाई, ये संघ की देन है, किसी और की देन नहीं है। ये मोदी अमित शाह के कारण सरकार नहीं बनी है, इस संघ की नीतियों और संघ के मजबूत संगठन की मजबूत मेहनत से, अपार मेहनत से ये सरकार बनी है। तो संघ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। संघ ये चाहता है कि इसको गंभीरता से लिया जाए और नियम कानून जो बनाए गए उसको गंभीरता से पालन किया जाए। लेकिन पालन कैसे? जो राजनीति के जानकार है वो जानते हैं कि मोदी जी किसी भी कीमत पर 17 सितंबर 2024 को 2025 को इस्तीफा नहीं देंगे, पद नहीं छोड़ेंगे। तो संघ कुछ भी करके, कितना भी नियम कानून बढ़ा ले, लेकिन ऐसा होना पॉसिबल नहीं। सवाल इस बात का है दोस्तों कि अगर ये सत्ता परिवर्तन नहीं होता है, अगर इस नियम कानून के पालन नहीं होता है, तो भाजपा के तमाम उन लोगों पर क्या मैसेज जाएगा कि इस तरह के नियम कानून क्या पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए बनाए जाते हैं या किसी व्यक्ति विशेष पे लागू नहीं होते हैं।
अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि उनका नियम कहता क्या है। उनका नियम ये कहता है कि 75 साल के बाद कोई भी जो व्यक्ति है वो मंत्री, सांसद, विधायक नहीं रह सकता। उसको टिकट, अब ये नहीं कि वो विधायक 72 साल में हो गया तो वो तो 5 साल रहेगा ही रहेगा, लेकिन 75 ईयर्स के बाद उसको किसी भी एक्टिव पॉलिटिक्स के लिए आगे बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। सवाल इस बात का है कि अगर नहीं दिया जाएगा तो बाकी लोगों को क्यों दिया गया। लेकिन अब गुजरात लॉबी के आगे कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। संघ बोल ले तो बोल ले, वहां तो किसी की चलती नहीं। वहां तो जो कि अमेरिका विवाद देख लीजिए, अमित शाह ने जो कह दिया कितनी सरकारें गिर जाए, कितने लोग गिर जाए, लेकिन अमित शाह ने जो की कहा है इस उनकी बातों के खिलाफ बोलने का साहस मत करिए। अगर भाजपा या भाजपा आज नीतीश कुमार का हालत देख लीजिए, पासवान साहब का हालत देख लीजिए, चिराग जी का क्या है, उनका चिराग कब बुझ जाएगा पता ही नहीं है। भले ही 5 साल से देख के बैठो, कब पार्टी में टूट हो जाएगी उनको पता ही नहीं चलेगा। शिवसेना 1, शिवसेना 2, शिवसेना 3 बन जाए, जेडीयू 1, जेडीयू 2, जेडीयू 3 बन जाए, लोकतांत्रिक जनता दल 1, 2, 3, 4 कब बना दे, कुछ भी नहीं पता। ये चाणक्य है, ये कुछ भी कर सकता है और जो गलतफहमी में रहता है उसको धसा बता देता है। जाति जनगणना के मामले में वक्फ बोर्ड के बारे में जब वक्फ बोर्ड की बात आई थी तो जिस तरह से चिराग पासवान ने असहमति जारी की थी उसका परिणाम उनको मिल गया। तो सवाल इस बात का है कि इस पर होगा क्या। अगर संघ इस पे बहुत ही धीमी चाल से काम करना चाहता है, संघ जानता है कि सीधे तौर पर कहा जाए कि मोदी इस्तीफा दो तो इस्तीफा नहीं देंगे और संघ और भाजपा के संगठन के बीच में एक लंबा विवाद पैदा होगा। संघ एक ईंट से 2 शिकार करना चाहता है। वो जानता है कि जब भी मुद्दा उठेगा, अमित शाह का स्टेटमेंट आएगा, 29-34 आगे उनका बचेगा, 39 भी कर देंगे। इस पे क्या किया सकता है। संघ चाहता है कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है वहां पर संगठन का कोई मजबूत कार्यकर्ता को बैठाया जाए। यानी संजय जोशी जैसा व्यक्ति अगर बैठ जाता है तो याद रखिएगा कि उसके बाद गुजरात लॉबी की आधी जो ताकत है वो ध्वस्त हो जाएगी। इसी कोशिश में संघ है कैसे मजबूत व्यक्ति को बैठा दीजिए कि वो सरकार और संगठन के लिए खतरा नजर आए। संगठन की मजबूती के लिए बहुत काम वो कर सकता है, लेकिन वो मोदी की मजबूती के लिए काम नहीं करेगा, वो गुजरात लॉबी की मजबूती के लिए काम नहीं करेगा और फिर वो नियम कानून का कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य करेगा। इसलिए वो चाहता है, संघ चाहता है कि पहले संजय जोशी जैसे किसी व्यक्ति की या गडकरी जैसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो फिर नियम कानून को कैसे लागू करना है कड़ाई से उस पर बात की जाएगी, क्योंकि संगठन के अंदर भी हमारा व्यक्ति, संगठन का व्यक्ति बैठा होगा। आज सीधे तौर पर संघ कोई नियम कानून लागू के लिए बाध्य नहीं कर पाता, सिर्फ अपनी बात रख सकता है। लेकिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कि संघ से अगर पंगा ले लिया दोबारा तो बड़े मुश्किल से चुनाव जीतेंगे। 2 स्टेट का चुनाव और है, दिल्ली और बिहार, और इसके पहले संघ अपनी बात को मनवाना चाहता है। अब वो देर नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि नहीं, दिल्ली की चुनाव के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला कर लो। 2 चुनाव 4 चुनाव निकल गए, इसी में वो टलता चला गया। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि संघ अपनी चाल तो चलना चाह रहा है, संघ वक्त और हालात को बहुत अच्छी तरह समझ रहा है। क्या गुजरात का भी नहीं समझ रही, वो भी जानते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ये बात मुद्दा उठा हुआ है, लेकिन उसको किसी तरह टालते देखिए इतने महीने गुजार दिए। कैसे? साफ है कि गुजरात लॉबी सीधे तौर पर किसी को बाध्य नहीं कर सकती, अपनी बातें रख सकती है। हाँ, परिणाम भुगतने की चेतावनी दे सकती है, उसने दिया है। यूपी के अंदर जो हार हुई है उसमें संघ का भी हाथ है। संघ शांत था, देखो अपनी ताकत, तुम्हारी ताकत नहीं है, और देखा सॉरी क्या निकला, कुछ नहीं। परंतु अगर अब ऊपरी तौर पे देखा जाए दोस्तों, तो मोदी जी कुर्सी छोड़ने वाले नहीं हैं
और किसी की हिम्मत नहीं कि मोदी को कुर्सी छोड़ने की बात करे। नियम कानून को कितना ही घुमा लो, कितने भी कानून बैठ लो, होने वाला कुछ नहीं। ये संघ भी जानता है। लेकिन भाजपा का शीर्ष नेतृत्व एक बात और समझ रहा है कि अगर हमने हर चीज को इग्नोर किया तो कल जो भी व्यक्ति आगे आएगा वो ना जाने कितनी चीजों को इग्नोर कर देगा। और बात यही होगी दोस्तों कि बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। बेहतर है कि संवाद को घर के अंदर बैठ कर सुलझा लो, क्योंकि संघ अब इस पर कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहता। वक्त है और वो चाहता है कि वक्त रहते फैसला किया जाए कि अल्टीमेटली मार्गदर्शक मंडल का मकसद क्या है, मार्गदर्शक मंडल क्यों बनाया गया, अगर बनाया गया तो उसका कड़ाई से पालन क्यों नहीं किया जा रहा। लेकिन एक बात दोस्तों सच है, अगर मोदी जी 17 सितंबर 2025 के ऊपर ये विवाद छिड़ता है कि 75 साल के हो रहे हैं वर्तमान में, सवाल वही होगा तो मोदी के बाद कौन? किसी भी कीमत पर गुजरात लॉबी नहीं बल्कि संघ की लॉबी किसी भी कीमत पर अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहिए। सवाल इस बात का है कि अब संघ भी देख रहा है, इसीलिए संघ चाहता है कि प्रेसिडेंट एक इतना तगड़ा आदमी बने कि बैठ को बहुत से निर्णय वहां पे करवा सके। यानी अगर उल्टे दूसरे रूप में कहें तो संघ चाहता है कि हमारा एक भोपू वहां पर विराजमान हो जाए, जिससे कि हमारा जो शंख बजे उसकी सुर में सुर मिलाता जाए। तब ये मुद्दा उठेगा कि मोदी के बाद योगी, और संघ चाहता है कि योगी मोदी के बाद देश का नेतृत्व करें। सवाल इस बात का है कि अमित शाह क्या करेंगे। ये सारी गोटियां जो चल रही हैं बिहार और यूपी के बीच में, महाराष्ट्र के बीच में, ये क्या है? संघ ने चाह करके देशमुख को बना ही दिया, देवेंद्र फडणवीस को बना ही दिया, आप सब कुछ करते रह गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस संघ के सबसे मजबूत स्तंभ हैं गडकरी के बाद, आज भाजपा के। वैसे ही योगी संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं मोटे तौर पर, और ये अमित शाह इस बात को जानते हैं कि अगर गुजरात लॉबी संघ की लॉबी इतनी मजबूत रहेगी कभी भी अमित शाह का नाम आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए अमित शाह चाहते हैं जब तक हमारे नाम के ऊपर मोटी सहमति ना हो जाए मोदी जी बने रहे। अगर मोदी जी हट गए तो अमित शाह को कोई पूछने वाला नहीं। ये भाजपा का इंटरनल मैटर है दोस्तों, आंतरिक हालात ऐसे हैं, लेकिन संघ अब ऐसे मुद्दों पे बहुत दिन चुप रहने वाला नहीं। संघ का मानना है कि फैसला लेने की घड़ी आ गई है। अब मोदी जी के लिए कौन सा दरवाजा खुला है और संघ के लिए कौन सा दरवाजा बंद हो रहा है, इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा। नमस्कार।